आज हम भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। कोणीय संवेग की परिभाषा बताना है और उसका व्यंजक निगमित करना है। सबसे पहले देखते हैं कोणीय संवेग की परिभाषा। यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ पर कोणीय संवेग की माप लिखी है आपको हेडिंग डालना है केवल यहाँ पर कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या है? कण के रैखिक संवेग और घूर्णन अक्ष से कण की गति की दिशा पर डाले गए लंब की लंबाई के गुणनफल को कोणीय संवेग कहा जाता है। कोणीय संवेग क्या है? किसी कण के रैखिक संवेग और घूर्णन अक्ष से कण की गति की दिशा में जो लंब डालते हैं उस लंब की लंबाई के गुणनफल को कोणीय संवेग कहा जाता है। कोणीय नीचे से लिख सकते हैं, कोणीय संवेग बराबर होता है रैखिक संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। कहीं पर भी यदि आपको कोणीय संवेग निकालना है तो सूत्र हो जाएगा रैखिक संवेग गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। कोणीय संवेग को कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि है इसलिए एल वेक्टर भी लिखते हैं इसको, है ना। एल के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, ऐसे एल लिखा फिर ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती हैं? जिसको व्यक्त करने के लिए मान और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये एक सदिश राशि है इसलिए इसको एल वेक्टर लिखा जाता है। अब इसके लिए व्यंजक निगमित करना है तो सबसे पहले देखते हैं चित्र में मान लेते हैं कि ये जो O है ये एक मूल बिंदु है और इस O से कुछ दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कोई कण P है। ये जो P है, ये P क्या है? एक कण है। इसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। इस कण की स्थिति को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? OP वेक्टर बराबर R वेक्टर से इस कण के स्थिति सदिश को प्रदर्शित किया जा रहा है। स्थिति सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जो किसी कण की स्थिति और दिशा के बारे में बताए, मतलब वो कितनी दूरी पर है ये बताए और किस दिशा में है, ये दो चीज़ें जो बताता है वो स्थिति सदिश कहलाता है। तो जो कण P है, कण P का स्थिति सदिश क्या है? R वेक्टर है, ऐसा यहाँ पर मान लेते हैं। अब ये जो बिंदु O है जिसको मूल बिंदु कह रहे हैं, इस मूल बिंदु से होकर ही वो अक्ष गुजर रहा है जिस अक्ष के परितः ये कण क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। कौन सा कण घूर्णी गति कर रहा है? कण P घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, किस दिशा में गति कर रहा है? तो गति की दिशा मान लेते हैं कि ये है, इस तरफ इस पर बल लग रहा है तो इस दिशा में ये गति कर रहा है। तो गति की दिशा ये हो गई, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक n तक आ जाएगा, ये है ना। जो गति की दिशा है उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लाइन कहाँ तक आ जाएगी? n तक आ जाएगी। फिर इस गति की दिशा वाली जो रेखा है इस पर एक मूल बिंदु O से लंब डाल देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी। किसकी लंबवत दूरी है ये? गति की दिशा में जो गति की दिशा के लिए जो हमने रेखा खींची है उस रेखा पर डाला गया लंब है। कौन सा लंब है? ON। तो ये इस प्रकार से ये चित्र में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। बाकी ये आपको L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ये आपको अभी नहीं लिखना है, ये हम लोग जब सिद्ध करेंगे तो लास्ट में इतना हमको प्राप्त होगा। अब चित्र बनाते समय जो चीज़ें मैंने भाषा में आपको बताई हैं उन्हीं को यहाँ पर लिख देना है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना चित्र बनाते समय, उन्हीं को यहाँ पर भाषा में लिख दिया गया है। आप लिखेंगे माना चित्र में, चित्र 8.11 नहीं लिखना है, चित्र में लिखना है आपको। चित्र में m द्रव्यमान का एक कण है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो बता दिया। मूल बिंदु O के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश बता दिया, R वेक्टर है। फिर बता देंगे कि कण का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं और कोणीय संवेग बराबर होता है रैखिक संवेग गुणे
बिंदु O से क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई, है ना। कोणीय संवेग का सूत्र पढ़ा था ना ऊपर अभी। तो कोणीय संवेग बराबर होता है रैखिक संवेग गुणे क्रिया रेखा की जो संवेग की क्रिया रेखा है, संवेग की क्रिया रेखा पर लंब की लंबाई। माने इसको लिख सकते हैं, कोणीय संवेग को L लिख सकते हैं, रैखिक संवेग को P लिखा जाता है तो P लिख देंगे, और लंब की लंबाई कितनी है, चित्र में बताया था मैंने, OL लंब है, तो ON लंब है तो लंब की लंबाई हो जाएगी ON। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन नीचे बढ़ा लेना है, L बराबर P इंटू ON, इसको समीकरण 1 दे देना है आपको ऐसे। अब थोड़ा सा चित्र में देखते हैं, चित्र में क्या है देखो, चित्र में ON और P ये इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ONP। इस त्रिभुज को आगे हम लोगों को लेना है। इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकालेंगे। इस प्रकार की आकृति है, देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज की आकृति ऐसी है, देखो इसको सीधा करके यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर O लिखा है, यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर P लिखा है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है इस स्थान पे, और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो त्रिभुज के अंदर थीटा कोण बन रहा है, मतलब साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, इस प्रकार से निकाल लेंगे कुछ भी। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ऊपर चित्र बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है ONP, उसमें ध्यान देना, उसमें लंब कौन सा होगा, लंब होगा ON, और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण होगा OP। तो साइन थीटा बराबर लंब हो जाएगा ON और कर्ण हो जाएगा क्या, OP। ये इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो OP का साइन थीटा के साथ गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ON बराबर आ जाएगा OP साइन थीटा। ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो ON बराबर लिख सकते हैं OP साइन थीटा। जैसा कि आपको मैंने चित्र में बताया, देखो यहाँ पर भाषा में उस त्रिभुज को लिख लिया, देखो त्रिभुज लिख लिया, त्रिभुज ONP, जैसे कि मैंने आपको चित्र में भी बताया है। और उस ONP त्रिभुज में वही साइन थीटा का मान निकाला, तो क्या आ गया, देखो यहाँ पर आ गया ON बराबर OP साइन थीटा आ गया। देखो तो आप चाहें तो जैसा मैंने बताया था, पहले आप साइन थीटा बराबर लिख लें लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है ON और कर्ण का मान है OP, तो ये लिख लें पहले। फिर तिर्यक गुणा करें तो ये आ जाएगा ON बराबर क्या आ जाएगा, OP साइन थीटा। ये इस प्रकार से आ जाएगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको ये, तो ये ऐसा यहाँ पर आ जाता है। और OP का मान त्रिभुज में देखेंगे तो OP का मान R है, तो इसीलिए यहाँ ON बराबर OP की जगह पे R आ जाएगा, तो R साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये इस लाइन में जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, यहाँ पर ON बराबर पहले OP साइन थीटा लिखा। कैसे लिखा है इनने, तो ये ऊपर जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से उस त्रिभुज से उनने लिखा, और फिर OP का मान R रख दिया। कहाँ से रख दिया, ये त्रिभुज में OP का मान R है तो उसकी जगह पे R रख दिया। अब OP का मान, ON का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या आया था, L बराबर आया था उसमें P इंटू ON, इस प्रकार से समीकरण 1 में ये आया था। तो इस समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, ON का मान। तो देखो L की जगह पे L आ गया, बराबर में P की जगह पे P आ गया, और R साइन थीटा किसकी जगह पे आ गया, ON की जगह पे, ON का मान है ये, ठीक है। अब इसी को चाहें तो लिख सकते हैं नीचे L बराबर RP साइन थीटा, चाहे PR साइन थीटा लिख लो, चाहे RP साइन थीटा लिख लो, बराबर होता है वो, ठीक है। अब मैथ में एक सूत्र होता है, क्या होता है, AB साइन थीटा यदि लिखा हुआ है तो AB साइन थीटा को A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा जा सकता है। ये मैथ का सूत्र है। तो इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे। देखो इसी प्रकार का लिखा है ना यहाँ पे, देखो L बराबर RP साइन थीटा लिखा है,
जैसे ऊपर ए बी साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, तो वैसे ही आर पी साइन थीटा की जगह पे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। ऊपर सूत्र लिखा है ए बी साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आर पी साइन थीटा को आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ऊपर वाले सूत्र से लिख सकते हैं। और जब आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखेंगे तो फिर एल के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, तो इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये किसका सूत्र है? ये कोणीय संवेग का सूत्र है। नीचे बता दिया गया है कि थीटा क्या है, आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण है, चित्र में बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये इस प्रकार से आपको इसको हल करके व्यंजक इसका निकालना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। नियम को लिखना है और फिर उसे सिद्ध करके बताना है। ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले कोणीय संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, याद हो तो। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में पढ़ा था कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। बाहर से यदि कोई बाह्य बल उस पर ना लग रहा हो तो उसका रेखीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। तो इसी प्रकार से उसी के जैसा ये भी नियम है। कोणीय संवेग का जो नियम है रेखीय संवेग के नियम जैसा ही है, इसमें केवल बल की जगह पे बल आघूर्ण हो गया। यदि बाहर से कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। जैसे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में बताया कि बाहर से कोई बल ना लग रहा हो तो रेखीय संवेग नियत रहता है, तो वैसे ही बाहर से यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो तो उसका कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। अब कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं तो L आ जाएगा, और L का मान कैसा होता है? नियत होता है, ये बताया जा रहा है ना इसमें नियम में। L मतलब कोणीय संवेग नियत रहता है, यही बता रहे हैं ना। तो L बराबर लिख सकते हैं नियतांक, और L का मान होता है आई ओमेगा। आगे सिद्ध करेंगे इसी अध्याय में L बराबर आई ओमेगा। तो L की जगह पे आई ओमेगा रख सकते हैं और बराबर में नियतांक की जगह पे नियतांक। तो हमको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यदि सिद्ध करना है तो सिद्ध करना पड़ेगा L बराबर एक नियतांक, या आई ओमेगा बराबर एक नियतांक सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के लिए देखते हैं नीचे, कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। बाह्य बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण कहीं पर लिखना है तो टाउ लिखते हैं। और क्या बता रहा है ये कि बल आघूर्ण किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग मतलब L में परिवर्तन मतलब D किस लिए लगाया है? परिवर्तन के लिए। कोणीय संवेग के लिए L हो गया, परिवर्तन के लिए D हो गया, और दर मतलब बटे में समय, मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बाह्य बल आघूर्ण टाउ के बराबर होती है। ये आगे सिद्ध करके भी देखेंगे इसको, अभी केवल आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं टाउ बराबर DL बटे DT। जैसे कि हमने बताया टाउ है बल आघूर्ण, L है कोणीय संवेग। L के सामने D क्यों लगा है? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है, और बटे में समय क्यों लिखा है? क्योंकि दर है। ठीक है, तो टाउ बराबर हो जाएगा DL बटे DT। तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा DL बराबर
टाउ इंटू डी टी, ये इस प्रकार से तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगा। अब चूंकि नियम में बताया गया है कि बाहर से कोई बल आघूर्ण नहीं लगता है, तो बाहर से बल आघूर्ण नहीं लग रहा है मतलब टाउ का मान क्या है, 0 है। नियम में बताया गया ना ऐसा, तो बाहर से बल आघूर्ण नहीं लग रहा मतलब टाउ का मान 0 है। तो टाउ का जो मान 0 है ये कहाँ रख देंगे, ऊपर जो समीकरण लिखा था, ऊपर लिखा था ना टाउ बराबर dl/dt, ऐसे लिखा था ना ऊपर। और तिर्यक गुणा करके लिख दोगे तो dl बराबर टाउ dt आ जाता है। तिर्यक गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर इस समीकरण में, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में क्या करेंगे, टाउ का मान 0 रख देंगे। तो टाउ का मान जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 बराबर dl बटे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और जब ये इस प्रकार से आएगा, अब तिर्यक गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा क्या, dl। 0 बराबर क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा तो, है ना। ऐसे ही पहले से यदि तिर्यक गुणा कर देते तो पहले से ही डायरेक्ट dl बराबर 0 आ जाता है वो, ठीक है। अब dl बराबर 0 जो आया है, इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। ऐसे देखो, ये समाकलन का निशान लगाएंगे तो ऐसे आएगा, समाकलन dl बराबर समाकलन 0, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब ध्यान देना है, देखो यहाँ dl लिखा है मतलब l के सापेक्ष समाकलन होना है। समाकलन कैसे पहचानते हैं, किसके सापेक्ष होना है, d से पहचानते हैं ना। तो d के बाद l लिखा है मतलब l के सापेक्ष समाकलन होना है। किसका होना है, d के सामने जो लिखा है, तो d के सामने क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 का समाकलन होना है, किसके सापेक्ष होना है, l के सापेक्ष। तो किसी भी संख्या का जब समाकलन करना होता है तो संख्या को लिख देते हैं, और l के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो l को लिख देंगे। बराबर में किसका समाकलन होना है, 0 का। 0 मतलब एक नियतांक है, किसी भी मतलब 0 का जब समाकलन करते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ पर ध्यान देना, हमेशा जब भी 0 का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। l का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो l हो जाएगा, और बराबर में नियतांक। तो इसी को देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, l बराबर नियतांक जो लिखा है ना, वो ऐसे ही समाकलन करके आया है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये ऊपर वाली लाइन लिख लेना है ये, फिर उसके बाद ये मैंने जो बताया है dl बराबर 0, यहाँ से ये तीनों लाइनें लिखने के बाद फिर आपको l बराबर 1 नियतांक लिखना है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, l बराबर आई ओमेगा होता है, तो l की जगह पे जब आई ओमेगा रख देंगे तो आई ओमेगा बराबर 1 नियतांक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध हो जाएगा।